जरा सोचिए, अगर किसी देश के यूथ को यह यकीन दिला दिया जाए कि तुम ही नेशन हो, सिस्टम पूरी तरह से फेल्ड हो चुका है, तो उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए हथियार नहीं, सिर्फ एक नैरेटिव ही काफी होता है। तो क्या यूथ डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बनेंगे या फिर पावर का वेपन? 20वीं सदी में यह एक्सपेरिमेंट हो चुका है। कंट्री थी जर्मनी और उसका आर्किटेक्ट था एडोल्फ हिटलर। आज का सवाल यह नहीं है कि हिटलर इविल था या नहीं। आज का सवाल यह है, क्या डेमोक्रेसी अपने दुश्मनों को खुद पावर दे सकती है? यूथ वेपनाइजेशन का मतलब युवा के हाथ में गन्स देना नहीं होता। असल वेपनाइजेशन होता है इमोशंस का, आइडेंटिटी का, फियर का और भविष्य की चिंता का। जब यूथ को बार बार बताया जाता है कि तुम ऑप्रेस हो, तुम्हारा भविष्य छीना जा रहा है, सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो चुका है, तो यूथ सोचने लगते हैं, अगर हम नहीं तो फिर कौन? जर्मनी में यूथ को पॉलिटिकल सिटीजन नहीं, पॉलिटिकल सोल्जर बनाया गया था। अब सवाल यह है कि यूथ ही क्यों टारगेट किए गए थे? बिकॉज यूथ के पास बहुत एनर्जी थी, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूथ को लगा वी आर अ फेल्ड जनरेशन, हम एक असफल पीढ़ी है। इकोनॉमिक्स कोलैप हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, हाइपर इन्फ्लेशन थी और कोई डिग्निटी ही नहीं बची थी। यूथ एंग्री थी, बस डायरेक्शन चाहिए थी। और यूथ हमेशा चीजों को ब्लैक और व्हाइट में देखती है, जैसे कि दोस्त विरुद्ध दुश्मन और देशभक्त विरुद्ध देशद्रोही। हिटलर ने यही वीकनेस एक्सप्लॉइट की। यूथ को मोबाइलाइज किसने किसने किया था? हिटलर अकेला नहीं था, यहाँ पूरा इकोसिस्टम था जिसमें हिटलर एक नैरेटिव सेलर था। वो आइडियोलॉजी नहीं बल्कि वो कहानी बेच रहा था। उसने जर्मनी के हार को ऑरर में बदला और यूथ के गुस्से को प्राइड में। नाजी पार्टी का संगठन को फिर स्ट्रीट लेवल से केडर तक, मार्चेस और डिसिप्लिन। यूथ को लगा यह अव्यवस्था नहीं, यह स्ट्रक्चर है। हिटलर यूथ एक यूथ संगठन था, यहाँ एक इंडोक्ट्रिनेशन फैक्ट्री थी जहाँ सोचने की क्षमता नहीं बल्कि सोच को नियंत्रित किया जाता था। स्कूल के बाद ड्रिल्स होती थी, खेल के नाम पर आज्ञा पालन होता था, सॉन्ग्स के साथ लॉयल्टी होती थी। बचपन से ही बताया गया देश मतलब तुम युवा। इस सब का रिंग मास्टर था जोसेफ गोबेल, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था और वो एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह काम कर रहा था। स्पीचेस, सिंबल, यूनिफॉर्म, म्यूजिक, हर रैली एक फेस्टिवल होती थी, हर स्लोगन एक आइडेंटिटी। यूथ को लगा दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स एंड दिस इज द पर्पस। यह राजनीति नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। वेपनाइजेशन 1929 से 33 तक पीक पर पहुंची थी, क्योंकि तब डेमोक्रेसी पूरी तरह वीक हो गई थी, इंस्टीट्यूशन कमजोर थी, पार्लियामेंट चल रही थी लेकिन डायरेक्शन नहीं थी। 1932 में नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनी। यह समझना जरूरी है कि डिक्टेटरशिप मेजोरिटी से नहीं आती, प्रोसेस पर कंट्रोल से आती है। इलेक्शंस हुए, लॉज फॉलो हुए, लेकिन स्टेट कैप्चर थी। जब स्टेट ही तुम्हारी हो तो इंस्टीट्यूशन अपने आप ही झुक जाती है। यूथ कैप्चर पार्लियामेंट में नहीं हुई, वो हुई स्ट्रीट्स पर, जहां डर बना। यूनिवर्सिटीज में जहां थिंकिंग की जगह आइडियोलॉजी आई, मीडिया में जहां नैरेटिव बना और कल्चर में जहां सिंबल्स घुसे। नतीजा यूथ की डेली लाइफ ही पॉलिटिकल बन गई। जब पॉलिटिक्स घर में, कैंपस में और स्ट्रीट में घुस जाए तो पार्लियामेंट सिर्फ फॉर्मल अप्रूवल बनकर रह जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हाउ, कैसे? यूथ को वेपन बनाया नहीं गया, यूथ को कन्विंस किया गया कि वो हीरो है। स्टेप 1 में फियर मैन्युफैक्चर किया गया। देश खतरे में है, इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर है, हर तरफ दुश्मन है, अभी नहीं लड़े तो कभी बचेंगे नहीं। स्टेप 2 में शत्रु निर्माण किए गए, जिसमें माइनॉरिटीज थे, इंस्टीट्यूशन और इंटेलेक्चुअल शामिल थे। जो सवाल पूछे उन्हें दुश्मन और जो डाउट करे उन्हें गद्दार कर दिया गया। स्टेप 3 में आइडेंटिटी मर्ज कर दी गई। अब तुम स्टूडेंट्स नहीं सोल्जर हो, तुम सिटीजन नहीं मिशन हो। अगर देश पर हमला होता है वो तुम पर हमला है। स्टेप 4 में लीगल कवर दिया गया, सब कुछ लीगल दिखता रहा। फॉर्म्स भरे गए, सिग्नेचर्स हुए, स्टैंप लगे। यूथ को लगा वी आर सेविंग डेमोक्रेसी। असल में डेमोक्रेसी दफनाई जा रही। अब जरा इंडिया पर बात करते हैं। सबसे पहले क्लियर करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियलिस्टिक नहीं, ये रियलिस्टिक है, क्योंकि यह ट्रस्ट पर नहीं चेक्स पर चलता है। पहला शील्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यहाँ सिंगल आइडेंटिटी को लॉक करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर राज्यों की पावर अलग है, भाषा और संस्कृति भी अलग है।
और भारत में एक नैरेटिव सब पर लागू हो ही नहीं सकता। शील्ड दूसरा है फंडामेंटल राइट। यूथ एंग्री हो सकते हैं लेकिन साइलेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछना क्राइम नहीं है, असहमति राष्ट्रद्रोह तो बिल्कुल ही नहीं है, राइट्स रद्द हो ही नहीं सकते, इतना आसान ही नहीं है। तीसरा शील्ड है जुडिशियरी। इमरजेंसी में भी कोर्ट साइलेंट नहीं रहते। चौथा शील्ड है इलेक्शन। मोबिलाइजेशन पॉसिबल है लेकिन टेक ओवर नहीं। स्टेट एनर्जी वोट में बदलेंगे लेकिन रूल में बदल सकती नहीं। इंडिया में यूथ को मोबिलाइज किया जा सकता है, वेपनाइज नहीं। अब सबसे जरूरी बात, यूथ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है। सबसे पहले इमोशनल पॉलिटिक्स से सावधान रहे। जो पॉलिटिक्स आपको सोचने से पहले फील कराए, मतलब जब राजनीति दिमाग से पहले दिल को पकड़ ले तब वह खतरनाक हो जाती है। गुस्सा तुरंत होता है लेकिन डेमोक्रेसी संयम मांगती है। एन इंस्टीट्यूशन इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल। संस्था किसी भी व्यक्ति से बड़ी होती है। लीडर्स आते जाते रहते हैं, इंस्टीट्यूशन यहाँ ही रहेगा। अगर भारतीय संस्थाएं कमजोर होगी तो अनैतिक शक्तिशाली नेता भारत का तानाशाह बनने की पूरी कोशिश कर सकता है। अ स्ट्रॉन्ग नेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बट नॉट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी मतलब संविधान साक्षरता बहुत ही जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बुक नहीं है, यह भारत का पावर मैनुअल है। राइट जानोगे तो डरोगे नहीं, प्रोसेस समझोगे तो मैनिपुलेट नहीं होगे। अपने पसंदीदा नेता को भी क्वेश्चन करो। सपोर्ट करना लॉयल्टी है लेकिन अपने नेता को क्वेश्चन करना यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर लीडर गलत है तो चुप्पी सहमति नहीं, अपराध बन जाती है। ब्लाइंड लॉयल्टी इज एन एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी। अंधभक्ति किसी भी लोकतंत्र की शत्रु मानी जाती है। यूथ का काम सिर्फ तालियां बजाना नहीं होता बल्कि देश का गार्ड बनना होता है। हिटलर ने यूथ से कहा यू आर द नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूथ से कहता है यू आर द गार्डियन ऑफ द नेशन। डिफरेंस सटल है लेकिन डेस्टिनी बदल देता है। जर्मनी में यूथ हथियार बनी, भारत में यूथ रक्षक बन सकते हैं। चॉइस भारत के यूथ की है। अगर यह पावर पॉलिटिक्स एनालिसिस आपने देखी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह पार्टिसिपेशन है हमारे प्यारे भारतीय लोकतंत्र के लिए। पावर पॉलिटिक्स से जुड़े टॉपिक्स आप कमेंट में लिखेंगे क्योंकि लोकतंत्र में साइलेंस ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेसी ऑडियंस से नहीं, इन्फॉर्म सिटीजन से चलती है। इन्फॉर्म रहिए, अलर्ट रहिए, एंगेज रहिए। जय हिंद।